नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया होगा आपने तो। वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। हम लोग बात करेंगे आज तमिलनाडु की राजनीति पे। एक दिन पहले ही जब आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उससे जस्ट एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ तमिलनाडु में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ तो जाहिर-सी बात है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का वहाँ पे शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। वो योजनाएँ लगभग 20,000 करोड़ से अधिक की थी। 20,100 कुछ करोड़ की वो सारी योजनाएँ थी। इसको लेकर के बहुत पॉजिटिविटी देखी गई तमिलनाडु के अंदर। इसके अलावा एक तरफ तमिलनाडु में आरएसएस भी काम कर रही है और आरएसएस को रोकने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जब तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के कहने पर वहां पे आरएसएस का जो पथ संचलन होता है, वह करने से रोक दिया गया। मामला मद्रास हाई कोर्ट गया, फिर मद्रास हाई कोर्ट के बाद वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पथ संचलन की अनुमति दे दी और कहा कि सिक्योरिटी प्रबंध प्रदेश की सरकार का देखने का काम है, वो देखे उसको और जो भी रूट तय हो उसकी उसकी सूचना दे। इसके अलावा जो बीजेपी के लिए सबसे फ्रूटफुल पॉलिटिशियंस उभरे हैं बनकर के तमिलनाडु में, उनका नाम है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही होंगे। वो आईपीएस रहे, 10 साल आईपीएस की नौकरी किए। आईएम लखनऊ से पढ़े हुए हैं, तेज-तर्रार, ईमानदार, मेहनती और यंग। अभी कुल इतना सारा कुछ करने के बाद भी अन्नामलाई की जो उम्र है, वो मात्र 39-40 साल के बीच की है। अन्नामलाई सनातनी है, सनातनी पिच पे पॉलिटिक्स करते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। अन्नामलाई की ताकत पीछे से आरएसएस का बैकअप, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सारे लोगों का आशीर्वाद, अन्नामलाई ने नींद उड़ा रखी है तमिलनाडु सरकार की, डीएमके सरकार की। उसी का रिएक्शन है कि स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन कभी सनातन को डेंगू मलेरिया बोलेगा, तो कभी कुछ बोलेगा, तो कभी उसको मिटाने की बात करेगा, कभी बेसिकली नहीं, दक्षिण के जो कम्युनिस्ट हैं, वो भी डरे हुए हैं अन्नामलाई से और खासकर तमिलनाडु के जो कम्युनिस्ट हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि कांग्रेस, डीएमके और कम्युनिस्ट ये तीनों मिल करके तमिलनाडु में सत्ता चला रहे हैं। ये तीनों मिले हुए हैं। इनका तीनों का अपना एक गठजोड़ है, उस गठजोड़ के तहत ये सत्ता चला रहे हैं। वहां गाली दी जाती है सनातन को, लेकिन यहां दिल्ली के अंदर कहा जाता है कि राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी राजनीति कर रही है। ये भी देश देख रहा है। इसको आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन डरने की क्या बात है? पहले उस दौरे की कुछ झलकियां देखते हैं, क्या-क्या उन्होंने घोषणाएं की थी मोदी जी ने, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु विजिट हाइलाइट्स। पीएम मोदी बोले, मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है तमिलनाडु। राज्य को दी 20,140 करोड़ की सौगात। बहुत सारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी, बहुत सारे का उद्घाटन किया। वहां से प्रधानमंत्री निकल करके लक्षद्वीप गए। तिरुचिरापल्ली पहले गए, तिरुचिरापल्ली जाने के बाद वहां पे अब सीएम ने वेलकम किया एज ए प्रोटोकॉल, राज्यपाल ने वेलकम किया एज ए प्रोटोकॉल, उसके बाद वो वहां से पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में भी जाकर के उन्होंने बहुत सारी पांडिचेरी को सौगात दी, बहुत सारे वहां पे उद्घाटन के शिलान्यास किए। लेकिन चर्चा जो तमिलनाडु के अंदर चल रही है इस समय, अब तमिलनाडु में दो धुरी बन गई है। एक एंटी सनातन जिसको लीड कर रही है डीएमके और एक सनातन जिसको लीड कर रही है बीजेपी। जयललिता के मरने के बाद एआईएडीएमके की जो ताकत थी वो लगभग खत्म हो गई। बीजेपी अलायंस में थी, लेकिन अन्नामलाई खुश नहीं थे। किससे खुश नहीं थे? एआईडीएमके और उनके नेताओं से। उसका परिणाम क्या हुआ? अन्नामलाई ने बहुत सारे स्पीचेस दिए उनके बड़े नेताओं के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ और ये भी कहा, उनके एक नेता थे अन्नादुरई, उनके बारे में कहा कि उन्होंने 1956 में एक मीटिंग के दौरान सनातन को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के बहुत उल्टी-सीधी बातें की थी।
ये सब सारी चीजें थी तो एआईएडीएमके धमकी दे रही थी कि हम अलायंस तोड़ लेंगे, बीजेपी इनको रोके, फलाना करे, ढिकाना करे। बीजेपी ने अन्नामलाई के लिए एआईएडीएमके के साथ अलायंस को तोड़ दिया। विपक्ष ने मुद्दा बनाया, देखिए अब इनके साथ कोई नहीं है, सब लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। इसलिए उनके साथ तोड़ दिया क्योंकि अन्नामलाई की जो पॉलिटिक्स है, वो ईमानदारी की पॉलिटिक्स है और अन्नामलाई ने कहा कि ईमानदारी की पॉलिटिक्स अगर हो रही है, एआईएडीएमके के साथ नहीं हो सकती है। दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने कहा भाजपा के कि ठीक है, तुम जैसे चाहो वैसे राजनीति करो। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञ कहते भी हैं कि अन्नामलाई को थोड़ा स्लो चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि अन्नामलाई बहुत तेजी से राइज किए हैं, तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे जिससे जो इन्वेस्टमेंट हुआ है अन्नामलाई के अंदर वह खराब ना हो जाए। तो ये नींद तो इनकी उड़ी हुई है। ये भी है, एक चीज देख लीजिएगा, जो मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस के मार्च को मंजूरी दी। राज्य सरकार 15 नवंबर तक रूट सुनिश्चित करे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि किसी को ये ना लगे कि ऐसा नहीं हो रहा था वहां पे। खैर, अब आते हैं इसके मूल विश्लेषण के ऊपर कि हो क्या रहा है। देखिए, बीजेपी के लिए तमिलनाडु में 2-4% वोट हैं उसके मैक्सिमम। कुछ था नहीं, तो एक करिश्माई नेता चाहिए था तमिलनाडु के अंदर, जो पढ़ा लिखा भी हो, जो रूल एंड रेगुलेशंस भी जानता हो और जो बहुत अच्छे से इनका जवाब देना भी जानता हो। और उसके ऊपर जो तमिलनाडु में एक आंदोलन चलता है हिंदी बनाम गैर हिंदी वाला या तमिल बनाम हिंदी वाला, उसका भी काउंटर पार्ट हो। तीनों चीजें, तीनों कॉम्बिनेशन। और ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला किसके अंदर? अन्नामलाई के अंदर। भाजपा ने अन्नामलाई को 36-37 साल की उम्र में उस पद पे बैठा दिया तमिलनाडु जैसे राज्य में। ऐसा भाजपा बिरले ही किसी प्रदेश में करती है। और फुल पावर, फुल अथॉरिटी। अन्नामलाई पूरा तमिलनाडु नाप चुके हैं अपनी यात्रा के माध्यम से। अन्नामलाई मुखर होकर के हिंदुत्व की बात करते हैं, मुखर होकर सनातन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं तमिलनाडु को, मेक इन इंडिया का। संगोल आता है तमिलनाडु से, जो इस देश की नई संसद में स्थापित किया जाता है। इसके साथ-साथ 2 बार काशी तमिल संगम भी हो चुका है वाराणसी के अंदर। इसमें बहुत सारे टीचर, प्रोफेसर्स, आम जनता, इन्फ्लुएंसर्स सब आते हैं। अगर आज के 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले अगर आप तमिलनाडु जाते और भाजपा के बारे में पूछते, मजाक उड़ाते। लेकिन अब अगर आप जाते हैं चेन्नई या तमिलनाडु के किसी पार्ट में और भाजपा के बारे में पूछते हैं, तो लोग कहते हैं कि अन्नामलाई के बाद स्थितियों में बहुत परिवर्तन हुआ। और यह परिवर्तन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखे, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे बंगाल के अंदर था। बंगाल भी भाजपा के लिए टैबू स्टेट था, वहाँ भाजपा कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा ने वहाँ 18 सीटें जीती और उसके बाद के विधानसभा हुए चुनाव में 70 सीटें भाजपा ने जीती। कहा जाता है कि अगर बंगाल में थोड़ी बहुत गलतियाँ नहीं करती भाजपा तो सरकार भी बना सकती थी। लेकिन 2 सीट से 77 सीट पे पहुँची, 2 सीट से ही 18 सीट पे लोकसभा में पहुँची, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी बंगाल की स्थिति को देखते हुए। और अभी भी वो होल्ड लोकसभा चुनाव में बीजेपी बनाए हुए है बंगाल में। तो स्पेस राजनीति में या तो आपके पास करिश्माई नेतृत्व हो या आपके पास मजबूत संगठन हो। तो बीजेपी सिर्फ अन्नामलाई के ही रास्ते नहीं चल रही है। बीजेपी आरएसएस जो चूँकि वैचारिक है, उनका वो सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन वैचारिकता से बहुत मेल खाता है। आरएसएस बीजेपी में मैं बहुत पॉलिटिकली लेवल पे जब चीज़ें आती हैं तो बहुत अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अन्नामलाई तमिलनाडु के प्राइड को लेकर के भी सजग रहते हैं। ऐसा नहीं कि गए और पूरा एकदम सब कुछ खारिज कर दिया, नहीं। इसलिए डीएमके डरी हुई है, क्योंकि डीएमके के अपोजिशन में एआईएडीएमके की ताकत लगभग खत्म है। वो अकाली दल वालों की स्थिति हो गई है, 11% वोट, 8% वोट, 14% वोट यही पाएंगे और उसी में वो सिमट करके रह जाएंगे, खत्म हो जाएगी उनकी स्थिति।
दूसरी तरफ कांग्रेस की ताकत वहाँ है नहीं। अब ले दे करके डीएमके एक ताकत में बची हुई है और उसके अपोजिट तमिलनाडु के लोगों के लिए एक ऐसा पॉलिटिशियन, एक ऐसी पॉलिटिक्स चाहिए थी, जो उस स्पेस को भर सके और उस स्पेस को अन्नामलाई ने बहुत बखूबी भरा है। और ऐसा नहीं कि अन्नामलाई सिर्फ मीडिया में बात करते हैं, बहुत अच्छी लच्छेदार अंग्रेजी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, तमिल भी बोल लेते हैं, नहीं। अन्नामलाई ने ग्राउंड पे उतर करके काम किया। अन्नामलाई ने बीच में यहाँ तक कह दिया था कि अगर एआईएडीएमके के नेताओं के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, इससे बेहतर होगा मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दूँ। क्योंकि अगर मैं करप्शन पे बोलता हूँ, तो करप्ट लोगों के साथ रल सरकार नहीं चलाई जा सकती। बात भी लोगों को पसंद आई और तमिलनाडु के लोग अब एक नई वैकल्पिक राजनीति की तलाश में भी हैं, बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोगों को तो पुराना पसंद ही है। ऊपर से डीएमके के ऊपर ये लंबे समय से आरोप लगता रहा है और इसमें बहुत सच्चाई भी है। वहाँ पे ईसाई कन्वर्जन जो है, उसको बढ़ावा देने में करुणानिधि हो, चाहे स्टालिन हो, एमके स्टालिन हो और चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, ये सब लोग अग्रणी रहते हैं। हालाँकि बीच-बीच में उदयनिधि स्टालिन की माँ और एमके स्टालिन की पत्नी को ये भी दिखाया जाता है कि वो बहुत धर्मपरायण स्त्री है। वो मंदिर जाती हैं, भगवान की पूजा करती हैं और इसकी गाएँ-बाएँ वीडियो और फ़ोटो भी आती रहती है। लेकिन तमिलनाडु की हकीकत यही है। यही कारण रहा कि उदयनिधि स्टालिन बार-बार सनातन का अपमान करता है। तो दक्षिण की राजनीति में भाजपा के लिए अन्नामलाई एक चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह है। अब कितना सजग हो पाते हैं, कितना सँभाल पाते हैं, कितनी स्थितियों को सही कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमिलनाडु के अंदर भाजपा को लेकर के विपक्ष में खलबली बहुत जबरदस्त मची हुई है। तो दोस्तों ये आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा, फ़ोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।